आज हम बात करने वाले हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में। कैबिनेट, मंत्रिपरिषद एंड सेंट्रल काउंसिल की हम बात करने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर 5 है। इससे पहले ऑलरेडी मंत्रिपरिषद के ऊपर या किचन कैबिनेट मंत्रिमंडल के ऊपर ऑलरेडी 4 लेक्चर आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को उन्हें देख लेना है, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे उन्हें आप कोरिलेट कर सको। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज हमें देखना है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों में डिफरेंस क्या होता है। क्या ये दोनों एक ही होते हैं या फिर अलग अलग होते हैं? अगर अलग अलग होते हैं तो दोनों के जो डिफरेंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इधर मैंने मंत्रिपरिषद को डिस्कस किया है और इधर मैंने मंत्रिमंडल को, इसे थोड़ा सही कर लेना, मंत्रिमंडल को पीडीएफ में मैं इसे सही कर दूंगा, मंत्रिमंडल को डिस्कस यहाँ पर किया गया है। जब मैं पहले पॉइंट की बात करता हूं तो जो मंत्रिपरिषद होती है वो एक बड़ा निकाय होती है और इसमें लगभग 60 से 70 मंत्रियों को रखा जाता है। और इस मंत्रियों के अंदर, इस जो ये निकाय होता है इसके अंदर एक ही श्रेणी के मंत्री नहीं होते हैं, अलग अलग श्रेणी के मंत्री भी होते हैं। यह एक लघु निकाय है, यानी कि छोटा निकाय है, जिसमें 15 से 20 मंत्रियों को रखा जाता है। इसमें मंत्रियों की 3 श्रेणी होती है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। यह मंत्री परिषद का ही भाग होती है, यानी कि ये एक बड़ा भाग है और इसी में से कुछ लोगों को निकाल कर अलग से एक कैबिनेट जो मिनिस्ट्री है या फिर एक तरीके से मंत्रिमंडल है वो बनाया गया है। इसी के कुछ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिन्हें छांट लिया जाता है, किस आधार पर कि प्रधानमंत्री किन पर ट्रस्ट करता है, कौन से काम करने में अच्छे हैं या कौन से मंत्री ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री के करीबी हैं। उन मंत्रियों को यहां से 15-20 मंत्रियों को उठाया जाता है और कैबिनेट यहां पर बना ली जाती है। कुल मिलाकर ये बात समझ में आती है, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उसमें ना तो स्टेट मिनिस्टर होते हैं ना ही उप मंत्री होते हैं। ऑलरेडी कौन से होते हैं? ये कैबिनेट मंत्री होते हैं और इन्हें कहां से उठाया जाता है? मंत्री परिषद से ही उठाया जाता है। ठीक है, इसे सभी शक्तियां प्राप्त है कागजों में। ठीक है, यानी कि जो बिल फाड़ा जाएगा वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर फाड़ा जाएगा। जैसा कि हमने राष्ट्रपति वाले टॉपिक में डिस्कस किया था कि राष्ट्रपति के नाम पर ही देश के सभी कार्य होते हैं, लेकिन एक्चुअल जो पावर होती है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के पास में होती है, मंत्री परिषद के पास में होती है। उसी तरीके से मंत्री परिषद डॉक्यूमेंट में क्या है, एक बड़ा निकाय है, कागजों में बहुत ज्यादा शक्तियां इसके पास में है, लेकिन जो डिसीजन, फाइनल डिसीजन होता है वो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल लेता है और इसकी मोहर लगवाता है बाद में। डिसीजन ये ले लेगा और उसके बाद में डॉक्यूमेंट धर देगा इसके पास में कि साहब इस पे मोहर लगा दो कि ये डिसीजन आपने लिया है। क्यों लिया है? ठीक है, मोहर इससे क्यों लगानी है? क्योंकि संविधान में इसके बारे में इसकी व्याख्या की गई है, संविधान में इसके जो प्रोविजन है वो दिया गया है। इसमें इसमें केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, यह मंत्रिपरिषद का ही भाग होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में तीसरा पॉइंट इसमें देख लेते हैं। यह वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करती है और उसके लिए कार्य करती है। ठीक है, शक्तियां किसकी यूज करेगी? इसी की यूज करेगी। आपके पास में एक बाइक है, आपके एक पड़ोसी है, उसके पास में बाइक नहीं है, तो उसे पता है कि मैं इसकी बाइक मांग लूंगा और मेरा काम चल जाएगा, तो मुझे बाइक लेने की जरूरत नहीं है। तो जब ये इसी का पार्ट है तो इसी की शक्तियों को यूज करती है और बदले में इसी के लिए ये काम भी कर देती है। तो बोल देती है कि भाई आपका ही काम हम कर रहे हैं, हम कुछ अलग से काम नहीं कर रहे हैं। जब हम मार्केट जाएंगे तो आपकी बाइक को लेके जाएंगे तो आपका भी काम करते लाएंगे यार, ठीक है, तो दे दो। तो हम 1 लाख रुपए बाइक में क्यों लगाएंगे? तो इसकी शक्तियों का ये इस्तेमाल करता है मंत्रिमंडल और इसके लिए ही ये कहीं ना कहीं काम भी करता है। समझ में आ गई बात? इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है, यानी कि इसके कौन से कार्य इसके द्वारा किए जाएंगे उसका डिसीजन भी कौन देता है? मंत्रिमंडल ही देता है। यह मंत्रिमंडल के निर्णय को लागू करती है। वही बात आ गई घूम कर कि जो मंत्रिमंडल ने कार्य किए हैं वो मंत्रिमंडल के पास में लागू करने की पावर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 352 के तहत 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र जोड़ा गया है, लेकिन एक्चुअल पावर इसके पास में नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान में प्रोविजन नहीं है। इसलिए इसके जो कार्य होंगे उन्हें लागू कौन करेगी? मंत्री परिषद ही तो लागू करेगी उनके कार्यों को। ठीक है, यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। यानी कि 74 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। वैसे ही सभी मंत्रियों के बारे में, उनकी जितने भी मंत्री होंगे, चाहे प्रधानमंत्री होंगे, उनकी नियुक्ति है, उनके भत्ते हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी 75 में जोड़ी नहीं गई है, मतलब ऑलरेडी संविधान में ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक, तो इसलिए क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय उसे बोला जाता है जिसका जिक्र संविधान में किया जाता है। यह मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देती है। ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे थोड़ा सा मार्क कर लेना। कैसे? यह मंत्रिपरिषद को यानी कि इसे राजनीतिक निर्णय लेकर
निर्देश देती है। जैसे आप लोगों ने मूवियों में कौन देखा, डायरेक्टर दिखा है, हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्देशक, निर्देशक बोलते हैं। वो निर्देश ही तो देता है कि इस एक्ट को ऐसे करो, इस एक्ट को ऐसे करो, यानी कि बताएगा ये मंत्रिपरिषद को कि कौन सा काम आप लोगों को कैसे करना है, राजनीति कैसे करनी है, कोई राजनीतिक स्टेप लेना है वो कैसे लेना है। तो निर्णय कौन देगी, निर्देश कौन देगी, मंत्रिमंडल देगी। ठीक है, और ये जो निर्देश होंगे ये मंत्रियों पर बाध्यकारी होंगे। ठीक, बाध्यकारी क्यों होंगे, क्योंकि इसका हेड ही यार प्रधानमंत्री है, इसका हेड ही प्रधानमंत्री है, यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा ही तो डिसीजन लिए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री को क्या शक्ति है, प्रधानमंत्री को यह शक्ति है, अगर मंत्री परिषद में कोई भी मंत्री तुम्हारी बात नहीं मानता है तो वो सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लंघन है। उसके बेस पर आप केस बनाकर या तो उसे त्याग पत्र दिला सकते हो, या फिर अगर त्याग पत्र नहीं देता है तो राष्ट्रपति को सलाह देकर उसे बर्खास्त करवा सकते हो। समझ में आ रही है कि इसकी बात माननी मंत्रियों के लिए क्यों बाध्यकारी है, वो इसलिए बाध्यकारी है। यह मंत्रिपरिषद के द्वारा अपने निर्णयों के, ठीक है, ये पांचवा पॉइंट थोड़ा सा नीचे से ये छिप गया है, इसे हम डिस्कस कर लेंगे अभी। ठीक है, लास्ट में से हम डिस्कस कर लेंगे। इसका आकार और वर्गीकरण संविधान में वर्णित नहीं है। इसके आकार का निर्धारण प्रधानमंत्री समय समय पर स्थिति को देखकर करता है। यानी कि इसका जो आकार कितना होगा, मंत्री परिषद का आकार कितना होगा, आकार से मतलब क्या है, कितने मंत्री होंगे। आकार का मतलब ये नहीं है कि कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, ऐसा नहीं है। आकार का मतलब है कि इसमें मंत्री कितने होंगे, वो संविधान में उसका वर्णन नहीं है। वर्गीकरण और संविधान में इसका वर्णित चीजें नहीं है। इसे अनुच्छेद 352 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा शामिल किया गया था। पहले ये नहीं थी, उसके बाद में इसे कब जोड़ा गया, 352 जो आर्टिकल है उसमें जोड़ दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब क्यों जोड़ा भाई, इसका कारण तो होगा ना कोई जोड़ने का। और इसी 352 में क्यों जोड़ा गया, देखो होता क्या था, आप जानते हो 75 से लेकर 77 तक इमरजेंसी लागू हुई थी देश के अंदर। और इमरजेंसी जो लगाई जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जाती है, किसकी सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। और आर्टिकल 352 राष्ट्रपति को यही शक्ति देता है कि अगर आंतरिक गड़बड़ी है या फिर बाह्य देश का किसी का हमला होने की संभावना है या हमला हुआ है, उस दौरान आप क्या लगा सकते हो, इमरजेंसी 352 की जो है इंप्लीमेंट इमरजेंसी आप कर सकते हो। उस समय पर कोई हमला तो हुआ नहीं था, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, आंतरिक गड़बड़ी बताकर ये इमरजेंसी इंप्लीमेंट इंपोज कर दी गई थी। कारण क्या था कि ये माना गया था कि हाई कोर्ट में केस चल रहा था, इंदिरा गांधी जी के जो उनका पद था, यानी कि जो निर्वाचन था, चुनाव हुए थे, उसे लेकर हाई कोर्ट में केस चल रहा था। उसका डिसीजन आने वाला था इंदिरा गांधी जी के खिलाफ, वो प्रधानमंत्री थे। तो उस समय पर माना जाता है कि उनके आने से पहले इन्होंने इमरजेंसी इंपोज कर दी, और जैसे ही इमरजेंसी लग जाती है कोई भी संस्था काम नहीं करती है, एक तरीके से पुलिस का राज हो जाता है। तो अब जब ये सारी चीजें कब थी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर जितनी सारी चीजें चेंज की गई थी, तो कहीं ना कहीं ये इमरजेंसी वाला केस भी चला रहा था। और 44वें संविधान संशोधन में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई और उन्होंने, जनता दल की सरकार थी, उन्होंने बहुत सारी चीजों को सही किया था, जो चीजें चेंज की गई थी उन्हें फिर से रिस्टोर कर दिया था। तो उसमें 352 में यही चीज जोड़ी गई थी कि जब भी इमरजेंसी इंपोज होगी इन फ्यूचर, तो सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं होगी, मंत्रिपरिषद की सलाह पर नहीं होगी, कैबिनेट का जो निर्णय होगा वो हमें लिखित रूप में चाहिए, जब जाके आप इमरजेंसी लगा सकते हो। अकेला राष्ट्रपति नहीं लगा सकता है। तो क्या वर्ड आ गया, कैबिनेट वर्ड आ गया। तो कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल वर्ड आ गया। जब इतना इंपॉर्टेंट वर्ड आ ही गया तो इसके बारे में यहां पर चर्चा जोड़ दी गई 352 आर्टिकल के द्वारा। पूरी कहानी समझ में आ गई। यह ब्रिटेन में विकसित संसदीय व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय निकाय के रूप में वर्गीकृत है। ठीक है, जैसे ब्रिटेन में काम करती है वैसे ही भारत में काम करती है। पहले कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, फिर राज्य मिनिस्टर होते हैं, फिर उप मंत्री होते हैं। इसे विधायी मंजूरी प्राप्त है। विधायी मंजूरी क्या है भाई, उसे भी तो समझो। विधायी मंजूरी कैसे प्राप्त है, वेतन एवं भत्ते अधिनियम 1952 आया था मंत्रियों के वेतन और भत्तों से रिगार्डिंग। ठीक है, तो मंत्री को मंत्री परिषद का सदस्य बताया गया, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए। ठीक है, तो यहां पर इसे क्या मिल जाती है, विधायी पावर मिल जाती है इस एक्ट के द्वारा। विधायी पावर का मतलब क्या है, जिसे एक्ट बनाकर पावर दी जा रही है। और एक्ट बनाने का काम क्या है, विधायिका का है। और विधायिका आप किसे बोल रहे हो, लेजिस्लेचर को। ठीक है, ये कार्यपालिका हो गई, ये विधायिका हो गई। इसमें उप मंत्री भी शामिल है। ये जो बताया गया इसमें क्या है, उप मंत्री भी शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद 352 यह संविधान के मूल स्वरूप में शामिल नहीं है। ये कब जोड़ी गई है, 352 में जोड़ी गई है। लेकिन वो पूछ लेगा कि कैबिनेट जो वर्ड है या मंत्रिमंडल वर्ड है वो संविधान का मूल हिस्सा है या संविधान के मूल में शामिल है। इस तरीके से वो क्वेश्चन बना देगा। ये संविधान के मूल में नहीं था, इसे बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया है 352 आर्टिकल के तहत। ठीक है, 352 आर्टिकल में इसे जोड़ा गया है। तो आर्टिकल 352 में इसकी व्याख्या यह है, क्या व्याख्या कर दी गई है, वहां पर लिखा क्या गया है, प्रधानमंत्री व अन्य कैबिनेट मंत्रियों को
की परिषद जिन्हें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है। ये क्या बोल रहे हैं, एक ऐसी जो कैबिनेट मंत्रियों की परिषद है जिसे आर्टिकल 75 के द्वारा क्या किया गया, नियुक्त किया गया, किसे किसे, मंत्रियों को और प्रधानमंत्रियों को। इसके कार्यों व शक्ति का विवरण नहीं दिया गया। जब हम आर्टिकल 75 की बात करते हैं तो जब इसे मंत्रिपरिषद को वहां पर जोड़ा गया है या फिर वहां पर प्रधानमंत्री और मंत्रियों के बारे में डिस्कशन किया गया है, तो इसके बारे में वहां पर उसकी शक्तियों को का विवरण नहीं मिलता है हमें। तो ये विवरण जो जो इसकी शक्तियां हैं फिर आएंगी कहां से, ये कैसे कैसे काम करेंगी, जब उसमें तो वर्णन है नहीं है संविधान में। तो ये हम ये मानते हैं, यानी हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था ब्रिटेन की संसदीय परंपराओं पर आधारित है। जैसे ब्रिटेन में काम होता है वैसे ही हमारे यहाँ पर भी काम होता है, बस ये संविधान में इसकी शक्तियां और कार्य लिखे नहीं गए हैं। हम ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली है उसे ही आधार मानकर वहीं की जो कैबिनेट होती है उसकी शक्ति और कार्यों को हम यहाँ पर फॉलो कर लेते हैं। सॉरी, यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मैं बहुत देर तक काफी लेक्चरों में बता चुका हूं कि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यह मंत्री परिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करती है। ठीक है, जब ये डिसीजन ले लेगी और डिसीजन लेने के बाद में सभी मंत्रियों पर इसकी जो एक तरीके से डिसीजन होगा, इसका जो डिसीजन होगा, सलाह होगी या जो भी डिसीजन इसने लिया है वो बाध्यकारी होगा, और बाध्यकारी होगा तो सभी मंत्रियों को मानना पड़ेगा। और सभी मंत्रियों का क्या मतलब हो गया, जब सभी को मानना पड़ेगा तो सामूहिक उत्तरदायित्व, उसे ही तो हम बोल रहे हैं कि सभी मानो भाई, कोई भी ऐसा व्यक्ति ना बचे जिससे ना मानो। तो ये जो सामूहिक उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं ये ही मंत्रिमंडल ही लागू करती है। समझ में आ गई बात। यह सरकारी कार्यों के लिए एक साथ बैठक नहीं करती है। अब सबके अलग अलग मंत्रालय है, कैबिनेट का अलग मंत्रालय है, राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार अलग से दिया हुआ है, उप मंत्रियों को उनकी सहायता के लिए लगाया हुआ है। यार ये 3 श्रेणी के मंत्री हैं, ये रोजाना बैठक थोड़ी ना करेंगे 50-60 लोग मिलकर, ये रोजाना बैठक तो करेंगे नहीं। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है, यह सरकारी कार्यों के लिए एक साथ बैठक नहीं करते, कोई भी सरकारी कार्यों में ये काम नहीं करते हैं। इसका कोई भी सामूहिक कार्य नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है कि सामूहिक की भाई इसे वो काम करना ही करना है। वो काम किसे दे दिया गया, इसे दे दिया गया। कैसे दे दिया गया, यह एक निकाय की तरह काम करती है, यह हफ्ते में एक बैठक करती है। आप न्यूज में देखोगे तो आए दिन ये चीज मिलती है कि एक हफ्ते के अंदर कैबिनेट की एक बैठक होती है जिसमें प्रधानमंत्री हेड होते हैं और कुछ मंत्रियां उनके साथ में बैठे होते हैं। एक कॉन्फ्रेंस टेबल पड़ी होती है, चारों तरफ लोग बैठे होते हैं, बीच में प्रधानमंत्री अपने भाषण देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है, वो कैबिनेट की बैठक ही होती है और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय करती है। इसके कार्यकलाप सामूहिक होते हैं, यानी कि ये जो बनाई गई है ये किसी मंत्रालय के लिए नहीं है, किसी अलग से चीजों के लिए नहीं है, ये सिर्फ डिसीजन लेने के लिए ही बनाई गई है। और उन डिसीजन पर मोहर ये कहां लगवाएगी, किसकी लगवाएगी, मंत्री परिषद की लगवाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल और किचन कैबिनेट से रिलेटेड कुछ अनुच्छेद एक ही नजर के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 74 आप लोगों को याद रखना है। मंत्री परिषद, इसे काम क्या सौंपा गया है, इसमें क्या कहा गया है कि मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श, सलाह और सहायता देगी। वहां पर सलाह भी मिल सकता है, परामर्श भी मिल सकता है, इसलिए घबराएं नहीं। आर्टिकल 75 मंत्रियों से जुड़े अन्य प्रावधान इसमें ही है, चाहे मंत्रियों की नियुक्ति हो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो, चाहे फिर उनके भत्ते हो, उनके वेतन हो, सब चीजें आप लोगों को कहां मिलती है, 75 के अंदर मिलती है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार द्वारा कार्रवाइयों का संचालन आप लोगों को इसमें देखने को मिलता है। अनुच्छेद 78 इसमें हमने 3 चीजें कवर की थी। पहला, कैबिनेट जो आप लोगों की मंत्री परिषद है उसमें क्या क्या काम चल रहे हैं, ये प्रधानमंत्री का दायित्व होगा कि वो राष्ट्रपति को इसकी सूचना दे, आप विधायी कार्य क्या कर रहे हो, आप क्या विधान बना रहे हो, कौन कौन से कार्य, कौन कौन से डिसीजन आप मंत्री परिषद के अंदर ले रहे हो। तो प्रधानमंत्री के पास में ये दायित्व दिया गया था कि आप राष्ट्रपति को जाकर इसकी जानकारी दो। दूसरा क्या था कि राष्ट्रपति भी जानकारी इसकी मांग सकता है अपनी मर्जी से। तीसरा क्या था कि किसी मंत्री ने अगर कोई निर्णय ले लिया है और उस पर अभी जो मंत्री परिषद है उसने विचार नहीं किया है, तो राष्ट्रपति के पास में ये पावर थी कि वो उस मंत्री के निर्णय को मंत्री परिषद के सामने पटल पर रख सकता था कि भाई आप अकेले निर्णय मत लिया करो, जो पूरी की पूरी मंत्री परिषद है आप उसके सामने ये निर्णय चर्चा के लिए रखा करो। ये कहां पे थे तीनों चीजें, ये आर्टिकल 78 के अंदर रखे गए थे। 2 मैंने इसमें नोट्स भी डाले हैं ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, कोई भी पॉइंट ना छूटे। सभी मंत्रियों को अलग अलग त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर प्रधानमंत्री इकलौता ही त्याग पत्र दे देता है तो सारे मंत्रियों का त्याग पत्र या इस्तीफा मान लिया जाता है। अलग अलग मंत्री परिषद की कैबिनेट के मंत्री अलग से इस्तीफा दे रहे हैं, राज्य मंत्री अलग से इस्तीफा दे रहे हैं, उप मंत्री अलग से, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री दे देगा, सबका इस्तीफा हो गया। ठीक है, नोट 1952 राज्य मंत्रियों को नया पद यानी कैबिनेट स्तर पर, इसका मतलब क्या था, 1952 में जो राज्य मंत्री थे उन्हें एक कैबिनेट स्तर का पद दिया गया था। ठीक है, कि भाई अब इनकी जो पावर होगी वो कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्रियों के बराबर होगी, इक्वल होगी। लेकिन 1957 में इसे फिर से रिस्टोर कर दिया गया, इसके पूर्व पद को क्या कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर रहा।
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, दोस्तों को शेयर कर दिया करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, किचन कैबिनेट, सारी चीजें हमने इन 5 लेक्चरों में डिस्कस कर ली है, और इनसे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक है आप लोगों का मेंस में भी कवर होता है, अगर आप यूपीएससी या कोई और एग्जाम लिख रहे हैं तो मेंस में भी कवर होता है, क्योंकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहीं से बनती है, और एक बार अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो फिर आप लॉन्ग क्वेश्चन भी वहां पर जाकर लिख सकते हो। इसलिए ये जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक लेक्चर है, ये आप लोगों को मिस नहीं करने हैं, और इनके कॉन्सेप्ट को समझकर ही आगे बढ़ना होता है। जब भी आप लोग छोटे मोटे एग्जामों को तो ऐसे हवा में आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।